मैं इस वीडियो की शुरुआत एक ट्रू स्टोरी के साथ करता हूं। मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन होता है और दिन खत्म होने तक ऐसा लगता है कि मानो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि कंपनी में चल क्या रहा है। और जैसे कि आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। हर एक एम्प्लॉई को फ्लोर्स एंड प्रिंटर्स को एक्सेस करने के लिए एक कोड देना शुरू कर दिया। उन्होंने ईमेल को मॉनिटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल को रैंडमली सुनना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें इन लीक के सोर्सेज का पता नहीं चल पाया। बहुत निराशा में कंपनी ने यह देखने के लिए कि क्या वो इस पजल को सॉल्व कर सकती है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया। अब कॉन्सेप्चुअली एंथ्रोपोलॉजी वो स्टडी है जो हमें ह्यूमन बनाती है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने हमारे बायोलॉजी, हमारी हैबिट्स, कल्चर तथा खासकर इस मामले में लोग किस प्रकार सोशल रिलेशनशिप में इंटरैक्ट करते हैं सहित ह्यूमन एक्सपीरियंस के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए दुनिया का एक ब्रॉड व्यू ले लिया। आप देखें कि कुछ हफ्तों की स्टडी के बाद जो सामने आया वो ये है कि कंपनी ने अपनी स्मोकिंग पॉलिसी को बदल दिया था और बिल्डिंग के इधर उधर कई डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज रखने के बजाय कंपनी ने कैंपस के अंदर एक सिंगल एरिया ऑप्ट किया था जहां एम्प्लॉयज स्मोक कर सकते थे। इससे कई डिपार्टमेंट्स के लोग जो पहले आम तौर पर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, सिगरेट पीने को लेकर इकट्ठे होने लगे, जो जल्द ही ऑर्गेनाइजेशनल लीक्स का एक सोर्स बन गया। अब मेरे द्वारा इस स्टोरी को साझा करने की वजह यह है कि कंपनी सर्वेलेंस इक्विपमेंट या ट्रेडिशनल प्रिवेंटिव पॉलिसी का यूज़ करने के द्वारा जिस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकी, उसे एक्चुअल में एंथ्रोपोलॉजी की छोटी डोज के द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया। अगर हम इस पर गहराई से देखें तो इकोनॉमिक्स, साइंसेज, साइकोलॉजी एट्सेट्रा जैसे फील्ड्स का इंडिविजुअली स्टडी किया जाना बहुत आम है, लेकिन रियल वर्ल्ड में टॉपिक्स में कई कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं। मेरी राय में इन्वेस्टमेंट में ये और अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो कई डिसिप्लिन से अप्रोच और थॉट मॉडल्स को बोरो करता है। और दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो डॉट्स को कनेक्ट करने में माहिर होते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सीखेंगे तथा कंटिन्यूअस बायसेस पर इस पोस्ट को रेफर करेंगे जो मॉर्गन हाउसेल के ब्लॉग द कोलैबोरेटिव फंड में पब्लिश हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूलर्स रैचेट थ्योरी का नाम हरमन जोसेफ म्यूलर के नाम पर रखा गया था। थ्योरी ये कहती है कि किसी भी स्पीशीज का एवोल्यूशन वैरायटी के अभाव में बहुत अधिक हैम्पर होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर पेरेंट का समान जेनेटिक्स बच्चों में पूरी तरह पास ऑन हो जाता है और वो जब उनकी संतानों में पास ऑन हो जाता है तो यहाँ कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और इससे खतरनाक म्यूटेशंस हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली एक्सटिंक्शन की नौबत आ सकती है। हम जब इसे मॉडर्न डे कॉमर्स पर लागू करते हैं तो म्यूलर्स का रैचेट ठीक वैसा ही होता है जैसा क्लोज्ड सोसाइटीज़ और लार्ज कॉरपोरेशंस में होता है। चेंज का रेजिस्टेंस होता ही है, कोई नया आइडिया नहीं होता, बुरी आदतें बनी ही रहती हैं, फिर लथार्जी होती है जो इवेंचुअली बिजनेस के फॉल का कारण बन जाती है। इन द सेम थ्रेड हमारी राय है कि आपकी इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस और मॉडल्स को भी समय के साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि अधिक ट्रेंड विजिबल बन जाते हैं और तभी आप निरंतर सीखने के मिशन की शुरुआत करते हैं। बेनफोर्ड का लॉ ऑफ कंट्रोवर्सी एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है, बल्कि ये एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि पैशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इसलिए इसे देखने के दो तरीके हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि जितना कम फैक्ट कोई जानता है, टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। दूसरी, जब आपको इंफॉर्मेशन गैप्स को अफवाहों, थ्योरी
और इमेजिनेशन के साथ भरने का मौका दिया जाता है, लोग उस चीज़ से चिपके रहते हैं जो वो रियल में होना चाहते हैं, जिसके बारे में वो अक्सर पैशनेट होते हैं। एक इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति के पैशन को चेक कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य रूप से अगर वहाँ इंफॉर्मेशन है, यानी डेटा की रीजनेबल मात्रा है, तो एक्सट्रीम पैशन वाले किसी खास व्यक्ति के साथ आर्ग्यू करने का कोई कारण नहीं है। एक्चुअली इससे मुझे नेटस्केप के पूर्व सीईओ जिम बार्क्सडेल की एक कहावत याद आती है, इफ वी हैव डेटा लेट्स लुक एट डेटा, इफ ऑल वी हैव आर ओपिनियंस लेट्स गो विद वाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डेटा है तो आइए उस डेटा को देखें, यदि हमारे पास केवल राय है तो चलिए मेरी राय के साथ चलते हैं। कोप का रूल बताता है कि स्पीशीज अक्सर समय के साथ बिगर बॉडीज प्राप्त करने के लिए इवॉल्व होते हैं, और ये इस सरल कारण से होता है कि बड़े होने के कई कॉम्पिटिटिव लाभ होते हैं, लेकिन साइज के साथ अधिक खाना, छुपने में नाकामी, एक स्लो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होना आदि जैसी इसकी कमियां भी होती हैं, जो अक्सर उनके एक्सटिंक्शन के मुख्य कारणों में से हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, वही फोर्स जो आपको बड़ा बनने के लिए पुश करती है, आपकी मृत्यु या विलुप्त होने का कारण भी बन सकती है। जब हम इसे इन्वेस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो मुझे भरोसा है कि हम ज़्यादातर कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए समान लाइफ साइकिल को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसलिए जैसे बड़े स्पीशीज़ शिकार पकड़ने में बेहतर होते हैं, बड़े ब्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं, उसी प्रकार बड़े बिजनेसेस फेवरेबल टर्म प्राप्त करते हैं, उन्हें इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ मिलता है तथा उनका एक मजबूत ब्रांड नाम होता है। इतना कह चुकने के बाद हर चीज़ साइकिल में मूव होती है, और जो हम मौजूदा समय में इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज के साथ देख रहे हैं वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनअकैडमी, ब्लिंकिट, बायजूस, ओला वगैरह जैसे पॉपुलर नाम ट्रिमिंग द फैट के नाम पर एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहे हैं। कई शहरों में अपने ऑपरेशंस में कमी ला रहे हैं, मार्केटिंग को स्लो कर रहे हैं, कॉस्ट कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, वो इस पोजीशन में इसलिए आए क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए थे, उनका वैल्यूएशन बड़ा हो गया था, उनका हेड काउंट तेज़ी से बढ़ा, मीडिया का उन पर बहुत अधिक अटेंशन रहा आदि, जिसके कारण जो लाभ उन्होंने वैल्यू चेन को दिया उनकी तुलना में वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। इन्वेस्टर्स के हिसाब से कोप्स रूल का मेजर इम्पैक्ट वेल्थ क्रिएशन पर पड़ता है, और उस स्टेज को इवैल्यूएट करना इम्पॉर्टेंट है जिसमें कंपनी है, यानी क्या उनके अंदर अभी भी कई सालों का ग्रोथ है, या क्या अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि और सफल नहीं हो सकते। सीधे शब्दों में कहें तो स्टेशनैरिटी का मतलब है कि हर एक पास्ट फ्यूचर के लिए एक स्टैटिस्टिकल गाइड है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि अगले साल कितने लोगों की मृत्यु होगी, तो एक्चुरियल टेबल के पिछले 100 वर्षों को चेक करना इसका एक तरीका हो सकता है। अब एक इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से स्टेशनरी का ये कॉन्सेप्ट क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए एक बेडरॉक प्रिंसिपल है। मेरा मतलब है, हर एक क्वांट बेस्ड मॉडल के कोर में एक अजम्पशन है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे पैटर्न हैं जो पहले से चलते रहे हैं, और ये पैटर्न फ्यूचर में भी प्रिवेल करेंगे, और इस स्टेडीनेस का यूज फाइनेंशियल मार्केट में पैसा बनाने के लिए किया जा सकता है। बहरहाल स्टेशनैरिटी वंडरफुल और साइंटिफिक नजर आ सकती है, पर स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसे कि स्टेशनैरिटी किसी ब्लैक स्वॉन इवेंट से मिल रहा है, जैसे कि कोविड-19 महामारी, रशिया यूक्रेन वॉर के साथ देखा, जो प्रमुख अनफैक्टर्ड सरप्राइजेस के रूप में सामने आए। असल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर स्कॉट सेगन ने इसे सबसे अच्छा कहा जब उन्होंने कहा कि जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई है वो हर समय होती रहती है। एज एन इन्वेस्टर हम इस प्रकार के ऐसे सभी सिनेरियोज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो पहले से तय करना है कि जब क्राइसिस आ जाए तो हमें अपने एसेट और एलोकेशन का क्या करना है। और अगर आप इसके साथ कुछ हेल्प चाहते हैं तो ईटी मनी जीनियस एक्सप्लेनर वीडियो को ज़रूर रेफर करें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
एग्रोनॉमी और कुछ नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर की स्टडी है और लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि किसी प्लांट का ग्रोथ उसके टोटल से ही नहीं बल्कि उसके सबसे रेयर न्यूट्रिएंट द्वारा लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी प्लांट को नाइट्रोजन या पानी के अलावा सारा कुछ देते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार मिट्टी में विभिन्न न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और लीबिग्स लॉ कहता है कि किसी फसल की यील्ड उतनी ही अच्छी होगी जितनी मिट्टी में सबसे कम अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस तथा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से हाईली रिलेटेबल है, जहां एक बैड बैंक या कोई डैमेज्ड सप्लाई चेन ट्रेजरी पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। इन शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्टम उससे अधिक फ्रजाइल होती है जितना कोई समझता है और एक इन्वेस्टर के रूप में रिसर्च करना और ये पता लगाना कि कहाँ वीकेस्ट लिंक्स हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 रियल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स हैं जो उन सभी डिसिप्लिन्स में कई थ्योरीज तथा सिनेरियोज में केवल कुछ ही हैं जो इन्वेस्टिंग में अपना रास्ता ढूंढते हैं, जिनका नॉलेज मजबूत मेंटल और इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाने में बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। एक्चुअल में अगर आपको पढ़ने का कुछ समय मिले तो ज़रूर इन नॉन इन्वेस्टिंग बुक्स की एक कॉपी लेने की कोशिश करें जिन्हें बहुत अधिक रिकमेंड किया जाता है और इनसे दुनिया के बारे में आपके व्यू का एलिवेट होना तय है। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई किताब आती है जो आपको डैज़ल करती है और जिसका इन्वेस्टिंग पर एक मजबूत कोहेशन है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार फिर समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.